अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के फैसले के हवाले से। पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालने की कोशिशें नाकाम हो गईं, जिसमें अमेरिका सबसे ज्यादा मुतहर्रिक नजर आ रहा था। लेकिन जून 2018 में क्या होगा? अगले हिस्से में मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दूसरे अदालती फैसले की बात करेंगे, जिसने पार्टी सरबराह का ओहदा भी मियां साहब से छीन लिया। मुख्तलिफ क्यासराइयाँ जारी हैं कि आइंदा कौन नून लीग के सरबराह के तौर पर फेवरेट है। साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि किसी भी जाननशीन का फैसला पार्टी में किस कदर तकसीम पैदा कर सकता है। साथ साथ सेनेट इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग को लगने वाले धचके के बात करेंगे। नून लीग की तरफ से नामजद उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ेंगे, तो उसका फ़ायदा क्या कोई और भी उठा सकता है या नहीं? और आखिर में बात करेंगे, एक तरफ करप्शन इंडेक्स के हवाले से आने वाली रिपोर्ट में 5 दर्जे बेहतरी का हुकूमत को क्रेडिट लेने की तो ज़रूरत है, लेकिन दूसरी जानब आहद चीमा की गिरफ्तारी ने पंजाब हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी को नीच काफ़ी ज़्यादा दिखाया है। बाकिर सज्जाद साहब, अगर हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात कर लें, ये माय अंडरस्टैंडिंग है और आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि ये एक आलमी तंजीम है और उनका कहना यह है कि दहशत गर्दों तक कोई माली मुआवनत उनकी नहीं करनी चाहिए। किसी ज़िम्मेदार मुल्क को जो अपने बैन अल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों को समझता है उसको इस फहरिस्त में हरगिज़ शामिल नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान को बहुत ही मुश्किल से सर बहुत बड़े डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के बाद 2015 में वो इस लिस्ट से निकल गया था, लेकिन अब 2018 में फिर वही क्यासराइयाँ, बल्कि इंतहाई अभी कन्फ्यूजिंग सूरत हाल है। हमने अभी इंट्रो में तो ये ज़रूर कहा कि पाकिस्तान इस फहरिस्त में शामिल नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि खसूसी तौर पे हिंदुस्तानी ज़राए ये बहुत ज़्यादा इस बात को फैला रहे हैं कि उनके डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव के साथ और अमेरिका के साथ मुत्तहद होने की वजह से पाकिस्तान अब वापस उस फहरिस्त में शामिल हो गया है। अपनी तरफ से भी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता था कि जी वजारत ख़ारजा का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या मॉडिफाई हो रहा है, किस तरह जा रहा है। हमें यह बताया जा रहा था कि उनको अब शामिल किया जा रहा है, अब नहीं शामिल किया जा रहा, लेकिन अब क्योंकि इनकी प्रोसीडिंग्स कॉन्फिडेंशियल हैं, पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान एटलीस्ट इज़ नाउ टेकिंग अ साई ऑफ रिलीफ कि फ़िलहाल हम अभी तक इस फहरिस्त में शामिल नहीं हुए। जून 2018 देखी जाएगी। जी असद, मेरा ख्याल में आज रात जब हम सब के सब मुतमिन तो हैं इस बात पर कि फ़िलहाल हमारा नाम उस जो FATF की तरफ से एक पब्लिक स्टेटमेंट जो उनकी मीटिंग के बाद 3 रोज़ा 4 रोज़ा मीटिंग के बाद इशू हुई है, उसमें पाकिस्तान नहीं है। लेकिन हमसे ज़्यादा ख्वाजा आसिफ मुतमिन होंगे, जिन्होंने मंगल के रोज़ ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा। लेकिन उसके बाद फिर मुतवातर ख़बरें आना शुरू हो गई, यहाँ तक कि स्टेट डिपार्टमेंट ने कह दिया कि अभी फैसला आना बाकी है। पता ये चला कि अमेरिका की तरफ से और दीगर जो इसके तायद कुनंदगान थे इस मूव के, इस कोशिश के कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर डाला जाए, जिनमें बरतानिया भी था, जर्मनी भी था, फ्रांस भी था, उन्होंने बहुत कोशिश की और चीन और सऊदी अरेबिया जैसे पाकिस्तानी दोस्तों को उन्होंने भी अपने साथ शामिल होने के लिए कायल कर लिया। ये खबरें आज तक चलती रहीं और जहां पर हम ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट का जिक्र करें तो वहां एहसन इकबाल साहब की ट्वीट का भी हमें जिक्र करना चाहिए कि जिन्होंने आज तुर्की का शुक्रिया अदा कर दिया। या तो वो ये सारे इस प्रोपेगेंडा में जो इंडियन प्रोपेगेंडा है या इसके पीछे कुछ और है। अभी मिफ्ता इस्माइल साहब एक और टीवी चैनल पर बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जून तक कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ बड़ा नुकसान पाकिस्तान को नहीं होगा। फिर उन्होंने वजाहतें देना शुरू की कि 2012 से 15 हम थे लिस्ट के ऊपर, तो उसके बावजूद हमारी स्टॉक मार्केट बड़ी, ये हुआ वो हुआ। कहने का मकसद ये है कि इस तमाम तर जो सिचुएशन में इस वक्त जो है काफ़ी हद तक कंफ्यूजन है। अगरचे FATF की स्टेटमेंट आ चुकी है, भी हो रही है, शायद गलत हो रही है। आपने देखा होगा कि सारा फोकस ये हो रहा है कि जी हमारे जो अपने इत्तेहादी थे, यानी सऊदी अरब जहां हम अभी अभी प्लेटून भेज रहे हैं, या चीन जिनके साथ हमारा कहने को तो 55 अरब रुपए का एक इतना बड़ा मंसूबा लगने वाला है, उन्होंने शायद पाकिस्तान का उस तरह भरपूर साथ नहीं दिया और सब अब अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं कि यस ब्रदर टर्की जो था वो हमारे साथ खड़ा था। शायद हमें यह भी सोच लेना चाहिए कि ये जो तमाम ममालिक हैं, और इस बात को तस्लीम करनी चाहिए कि हिंदुस्तान, शायद आपको, शायद नहीं,
पूरी तौर पे आपको बुरी नज़रों से देखता है, या कि अमेरिका एक इंतहाई मगरूर और पुरतकब्बुर हाइपर पावर है, उन तमाम चीज़ों को सामने रख के भी शायद रियासत पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी में कुछ तब्दीली लानी चाहिए। अगर आलमी सतह पे तमाम ममालिक यकजहत होकर कह रहे हैं कि इनको आप इस फहरिस्त में शामिल करें, इतनी ये जो आपकी कलादम तंजीमें हैं, जो आपके अपने सिपाही सलार ये बात कर रहे हैं कि जी 40 साल पहले आपने ये बीज बोया था, इन कुछ कलादम तंजीमों की खातिर शायद पाकिस्तान को माशी तौर पे अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं करना चाहिए, पूरी तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और किसी दहशतगर्द के बीच तफरीक नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ वाज़े करना पड़ेगा, और जो ये पॉलिसी है जो आप कह रहे हैं कि हम 40 साल पुरानी फसल अब काट रहे हैं, तो हमें एक उससे अपनी जो पुरानी पॉलिसी थी या दुनिया समझती थी कि हमारी वो एक पॉलिसी रही है कि कुछ जिहादी तंजीमों के साथ हम उनको साथ लेकर चले, जो कुछ भी है परसेप्शन है, एलिगेशन है, जहाँ तक भी है, हमें अब एक क्लियरली उनसे एक फ़ासला करना पड़ेगा, वहाँ से बिल्कुल हमें हटना पड़ेगा। अगर हमने अपने आप को एक मॉडरेट कौम, एक तरक्की के रास्ते पर चलने वाली कौम के तौर पे लाना है, वरना ये तलवार सर पे लटकती रहेगी। आज हम सिर्फ ये खुश हो रहे हैं कि 3 महीने के लिए हमारी शायद जान खुलासी होगी, 3 महीने के बाद क्या होगा? चाइना हमारी मदद करता है, चाइना के साथ हमारी बड़ी स्पेशल फ्रेंडशिप है, लेकिन उसकी मदद की भी कोई हदें हैं। वो शायद एक जगह से ज़्यादा आगे हमारे साथ ना बढ़ सके। यही चीज़ अभी हमने जो हालिया पेरिस की मीटिंग में भी, अगर इसको आप स्पेकुलेशन कह के ही रिजेक्ट कर दें, तब भी ये खबर तो आई ना कि चाइना ने किया, और उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर ने तकरीबन इस पर मोहर तस्दीक सख्त कर दी कि चाइना भी शायद इनको छोड़ गया था जब उन्होंने तुर्की की बात की। तो हम अपने दोस्तों को ज़्यादा अब टेस्ट ना करें। हमने ये फैसला तो कर लिया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए हमने एंटी टेररिज्म एक्ट में तब्दीली कर दी, हमें उसके लिए लेजिस्लेशन लानी चाहिए। आपने कहा कि जी हमें ये वो इस तरह की तसल्ली लेके नहीं हमें बैठ जाना चाहिए कि जी 3 माह बाद क्या होगा। शायद वो इसलिए इतने मुतमईन हो गए क्योंकि 3 माह बाद उनकी हुकूमत नहीं रहेगी, तब कोई इंटरिम हुकूमत होगी, वो बेचारे संभाल रहे होंगे। ये सबसे बड़ा मसला यही है कि हम ये शॉर्ट साइटेड होकर यही देख रहे हैं और उसका क्रेडिट लेगा। हुकूमत का ये चंद कुछ दिन या चंद एक हफ्ता डेढ़ हो गया कि जहां पर हमने ये फैसला किया है कि हम जब उनकी इज्जत करते हैं यूएन सिक्योरिटी लिस्ट की और उनको रिस्पेक्ट पूरी दे, लेकिन हमने उनको अपनी जो लोकल हमारी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन या कलदम तंजीमों की लिस्ट है उसका साथ मांग कर दिया है। ये हमने उसमें शामिल कर दिया है कि कोई लिस्ट, कोई इदारा या कोई शख्स जिसको अक़वाम मुत्तहिदा प्रोस्क्राइब करेगी या बैन करेगी, वो यहाँ पर भी बैंड होगा। ये हमने बड़ा कदम लिया है, लेकिन इसके साथ साथ हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी इशू करने हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। आजकल दुनिया बहुत तेज़ हो चुकी है, छोटी छोटी चीज़ों से वो नोटिस कर लेते हैं। अभी अगर आप नेक्टा की वेबसाइट पर चले जाएँ, अभी तक फलाह इंसानियत फाउंडेशन और जमात दावा वॉच लिस्ट पर है। आपका प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ चुका है, लोग कहते हैं कि अभी तक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन नहीं इशू हुआ। आप कब तक लोगों को ये बताते फिरेंगे कि जी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ गया, नेक्टा की लिस्ट अपडेट नहीं हुई है? आपने कुछ चंद छोटी मोटी कार्रवाइयां पिंडी में, लाहौर में आगे पीछे की, लेकिन एक सस्टेन्ड एक्शन होना चाहिए। हमें दुनिया को साबित करना है कि हम इस चीज़ में सिंसियर हैं और हम ये करना चाहते हैं, हम आपके साथ मिल के चलना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया आप भले से कहे कि ये एक सियासी इंतकाम हमसे ले रही है, लेकिन उन्हें अपने जो फाइनेंशियल सिस्टम की इंटेग्रिटी अजीज़ है, दुनिया के अंदर अब टेररिज्म के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही, इसलिए वहाँ पर एक ज़ीरो टॉलरेंस है। हमने उनके साथ अगर हम मांग होकर चलना है तो हमें, लेकिन हम वापस फिर आपकी बात पे आ जाते हैं बाकर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बल्कि आज मेरे ख्याल से 2 राय कम है, और वो यही बात कि जी सस्टेन्ड एक्शन की ज़रूरत है। ये लोग ज़रा शॉर्ट टर्म देखते हैं। आपको याद होगा कि 2001 के बाद जब बैनुल अक़वामी प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ रहा था पाकिस्तान पे, और तब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई थी कि जी कुछ कलादम तंजीमों को वही कलादम करार दिया गया और फिर उन पर छोटी मोटी कार्रवाइयाँ भी की गई, फ़िरका वाराना तंजीमों को भी उन्होंने लॉकअप किया, लेकिन फिर वही हुकूमत जो थी उनके साथ बैठ के सीट एडजस्टमेंट्स करना शुरू हो गई, और उस एक ही वो जो एक साबिक कलादम तंजीम का सरबरा था, उसके वोट के ज़रिए फिर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, आपको याद होगा। तो अगर इधर भी
जी जी बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। ये हमारी मसला हमारा यहाँ है कि हमारे यहाँ सियासी मसलतें अड़े आ जाती है। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की जो मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ, इससे पहले भी अखबारी खबरें आई कि प्राइम मिनिस्टर ये करने में भी हिचकिचा रहे थे। अल्टीमेटली लोगों ने, उनके जो मुआवनीन हैं, उन्होंने कहा कि इसके बगैर चारा नहीं है, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है कि अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को डाल देती है। तो लिहाजा एक तरह से इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को इस दफा भी मजबूर किया गया कि सदर से कहें कि जी ऑर्डिनेंस ले आए। लेकिन जब तक हम इस खौफ से, इस गुमान से, इस परेशानी से बाहर नहीं निकलेंगे, हम वो जो आप मुसलसल या तवातर जो एक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो नहीं ले सकते। हमें किसी तरह से अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि हम अगर इनके खिलाफ कार्रवाई लेंगे तो कोई आसमान कार्रवाइयों के अलावा भी बाकर साहब शायद एक तरह के आपको नजरिए में भी तब्दीली चाहिए होगी, एक तरह की अक्रॉस द बोर्ड आपको इस्लाहात लाना होगा, वो चाहे करिकुलम में चाहे सोच में। क्योंकि आज जो आपकी जितनी भी आपकी सूबाई हुकूमतें हैं, चाहे बलोचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, बेशक वो इंतहाई मुतनाज़े मदारस की फंडिंग की बात कर रहे हों, बेशक वो इन्हीं कलादम तंजीमों के ज़रिए सीट एडजस्टमेंट्स कर रहे हों, बेशक वो जनूबी पंजाब में नफ़रतें फैला रहे हों, ये जो मसला है ये कराची से खैबर तक है। और वही जो आपने बात की सियासी मसाइल की बुनियाद पे ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। तो क्या इसमें जो आपने इतनी आप तवील वो 20 नुकात की आप नेशनल एक्शन प्लान भी आपने नुमाया की और कहा कि जी हम एक नए जोश से लड़ेंगे, उस पर तो शायद आप पूरे तौर पे नाकाम हो गए, क्योंकि वो एक अक्रॉस द बोर्ड रिफॉर्म तो नहीं हो पाया, ना आपकी सोच में और ना अमल में। ये असल जो असद आपने इशारा किया ना, जो कि हमारे यहाँ ये जो एक कल्चर है, एक माइंडसेट है, जब तक वो चेंज नहीं होता और जहाँ तक वो आपका नेशनल एक्शन प्लान है वो भी अधूरे का अधूरा पड़ा है। आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जब मीटिंग्स होती हैं उसमें भी ये चीज़ मानी जाती है कि जी हमारा वहाँ पर काम रुका हुआ, और उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ पे मसाइल रुके हुए हैं वो टेरर फाइनेंसिंग ही है। अगर इस दफ़ा दुनिया आपको कह रही है कि टेरर फाइनेंसिंग को आपने रोकना है, तो जो कम से कम जो पिछली चंद मैंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग्स देखी, जिनके बारे में हमने उनका भी प्रेस स्टेटमेंट के जरिए पता चलता है, उसमें भी टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर काफ़ी हद तक फोकस किया गया। कहने का मकसद है कि हमारे अंदर भी हमें इदराक है, ये मसाइल मौजूद है, लेकिन ना जाने हम कब इस जो है विशस साइकिल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि इसमें हम फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकल पाएंगे। हमने इनको ऑर्गेनाइजेशंस को, इन इदारों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है। अब ये कंबल है कि हमें हमारी जान नहीं छोड़ रहा, और हम खुद मेरा ख्याल में उस पोजीशन में अभी नहीं आए कि हम खुद से खड़े होके कहें कि जी ये शायद हम इसके बगैर उम्मीद कर सकते हैं कि जून 2018 तक सोच में आ जाए। और खैर केयर टेकर हुकूमत का तो अल्लाह ही हाफिज है। अगले हिस्से में बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब के बढ़ते हुए मसाइल की और मजबूत होने वाली बयानिया की। रहिएगा हमारे साथ। दो राय बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दूसरे अदालती फैसले की, लेकिन सिर्फ उस हद तक जितना मुनासिब होगा, क्योंकि बाक़ी सजाद साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं इतनी ज़्यादा क्या सराइयाँ, इतना ज़्यादा ये जो कॉलम नगार लिख रहे हैं और तजियाकार बता रहे हैं हमें कि जी ये इम्प्लिकेशंस हैं और ये इस फैसले से क्या कुछ नहीं हो जाएगा। अभी तक सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर आया है सर, अभी तक पूरी जजमेंट ही नहीं आई, ना उसकी पूरी रीजनिंग आई है, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा गया है कि जो भी उन्होंने बतौर सियासी जमात के सरबराह फैसले लिए हैं वो तमाम फैसले अब फारिग हो जाते हैं, अनडू हो जाते हैं, वॉइड एब इनिशो हो जाती है सारी की सारी बात। एक तो ये, और दूसरी बात जो दोहराई जा रही है बाकर साहब, और इस पर मैं आपकी ज़रा एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहूँगा, ये जो क्लिबरी फॉन्ट जो अब सुर्खी के तौर पे भी आ गया है कुछ अखबारात पे कि जी जो गवाह थे स्टार विटनेस, उन्होंने कहा, और ये जस्ट बाय वे ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं बता दूं कि कुछ संजीदा कानूनी दस्तावेजात थे जिन पे क्लिबरी फॉन्ट इस्तेमाल किया गया था, और JIT रिपोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि ये 2007 में ईजी रीच में नहीं था और इजाद ही उससे पहले हुआ था, लेकिन तब उसकी रसाई नहीं थी किसी को, तो ये दस्तावेजात जाली हैं।
तो आज उस गवाह ने ये कहा कि जी 2005 में ये फॉन्ट इजाद हो गया था, तो अब मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी वाह, मेरा जो बयानिया है हम सब के सब सुरखरू हो गए और मेरा बयानिया भी दुरुस्त निकला और ज़्यादा मजबूत वाज़े हुआ। लेकिन बाकर साहब, ये तमाम बात हम सबको पता नहीं थी कि कमर्शियली अवेलेबल बात ये थी कि रसाई कब लोगों को हासिल हुई, और वो तो बहुत देर बाद थी सर, वो इन दस्तावेजात के लिखने के बाद भी थी। तो इसको किस तरह आप ज़रा नहीं, हाँ। इसमें असल में देखा जाए तो कुछ मीडिया की तरफ से भी ट्विस्टिंग हो रही है। शायद मीडिया का मसला ये है कि जो पीछे से इदारे हैं, जो सियासी इदारे हैं, वो जानबूझकर इस तरह से फैक्ट्स को पेश करते हैं जिस तरह से उनको सूट करता है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मीडिया विंग की बात कर रहा हूँ। ये बात हुई कि उन्होंने कहा कि जी 2005 में आ गया, सबको पता था, लेकिन वही बात जो आपने कहा 2007 में कमर्शियली अवेलेबल था। उसके बाद फिर आज भी कुछ इस तरह से डिबेट चलती रही। लेकिन मैं तवज्जो दिलाऊं कि लुकास फॉन्ट्स जिन्होंने ये कैलिब्री सीरीज के फॉन्ट्स बनाए थे, कुछ 6 के करीब फॉन्ट्स थे जिन्हें सी सीरीज के कहते हैं फॉन्ट्स, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में जुलाई में जब ये पहली दफ़ा आया था, उन्होंने भी ये कहा था कि ये उस वक्त इतना अवेलेबल नहीं था कि ऑफिशियल दस्तावेज़ात में इस्तेमाल होता। अब चक्कर ये है कि इसका जो ये इसलिए इसको इस तरह से ट्विस्ट करके या इंटरप्रेट इस तरह से किया जा रहा है क्योंकि मरियम नवाज साहिबा, जो कि उनका समझा जाता है कि सियासी जाननशीन होंगी मियां नवाज शरीफ साहब की, उनके किसी हद तक फ्यूचर का ताल्लुक या वो इसी कैलिब्री फॉन्ट के प्रूफ करने से है। क्योंकि अगर ये प्रूव हो जाए कि ये कैलिब्री फॉन्ट गलत इस्तेमाल हुआ तो उस दस्तावेज की जिसकी बुनियाद पे उनकी एवनफील्ड के साथ एसोसिएशन इस्टेब्लिश की जा रही है वो गलत साबित हो जाएगा। तो वैसे ओवरऑल हम देखें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पैदा की जा रही हैं। जिस तरह के अब इस फैसले के बारे में जिसका आपने खुद जिक्र किया, अभी डिटेल्ड जजमेंट आनी है, लेकिन लोग कहते हैं कि जी पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, इन सियासी अपना जमहूरी इदारों को, दूसरों को ये अनसेटल करने के लिए है। अगर मैं एक ज़ाती तौर पे एक ये राय आपको शायद दे सकूं कि अगर इसने अनसेटल करना होता तो डिटेल्ड जजमेंट तक के लिए ये आपका जो इंटरिम फैसला ये भी ना आता, और जब एक दफ़ा इलेक्शन हो जाता और उसके बाद मियां साहब के टिकट्स कैंसिल होते तो आप कह सकते थे कि उन तमाम सीट्स पे दोबारा से इंतखाब कराना पड़ता। तो एक तरह से मैं इसको मुस्बत तरीके से देखता हूं कि कम से कम इस शॉर्ट ऑर्डर के ज़रिए उन्होंने उस जो एक अनसर्टेनिटी और बेयकीनी की सूरत हाल पैदा होनी थी उससे बचा लिया, और वो यहीं पे मसला सेटल हो गया कि वो एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कंटेस्ट करेंगे। चूंकि पीएमएलएन की सपोर्ट होगी वो बाद में आ जाएंगे। इसी तरह एक और क्वेश्चन जो बार बार रेज किया जा रहा है वो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के बारे में कि जी अपना ये तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से स्ट्राइक डाउन कर दिया। हम अगर देखें तो दुनिया में ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अलावा अमेरिका में, भारत में, जर्मनी में और बेशुमार ममालिक में सुप्रीम कोर्ट्स को, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को ये जो हक हासिल है कि वो ना सिर्फ उन कवानीन को रिव्यू करें बल्कि वहाँ पर जो होने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को करें। पाकिस्तान में भी अगर आप अपनी तारीख में देखें बहुत से मिसालें होंगी, लेकिन 2-3 जो फौरी तौर पे जहन में आती हैं वो आपके ATA 1997 की अमेंडमेंट्स को इन्होंने अंडू किया, हसबा एक्ट जो बना था उसको अंडू किया, फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल का जो 1976 का उसमें एक कोई अमेंडमेंट हुई थी उसको अंडू किया। तो बहुत सी मिसालें बनती हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद है कि जहाँ पर ये कोर्ट इस तरह के एक्शंस ले सकता है। बिल्कुल ठीक नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है बाकर साहब की जी, बेयकीनी तो मिट गई, लेकिन वही जो बात शुरू में हुई थी कि तज्जियाकारों को भी, कॉलम नगारों को भी शायद थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल, जब तक ये पूरा जो डिटेल जजमेंट है वो वाज़े ना हो जाए, उसको अदालत उज़्मा इशू ना कर दे। लेकिन उसके अलावा भी मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मुझे तो इंतखाबात लड़ने से ही महरूम किया जाएगा, वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक तरह की साजिश हो रही है, मुझे सेनेट में नहीं आने दिया जाएगा। तो ये जो तमाम बातें हैं उस पर भी बात करेंगे हिस्से में। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी मियां नवाज शरीफ साहब की दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन की। अदालत उज़्मा के फैसले के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब अब अपने सियासी जमात के सरबराह नहीं रह सकते और जितने भी उन्होंने फैसले लिए बतौर सरबराह वो सब के सब वॉइड हो गए हैं। सबसे पहले बाकिर सज्जाद साहब, मैं आपको ये मुबारकबाद देता चलूँ एक नई पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी और इतनी मकबूल खूबसूरत सियासी जमात है जिसके 180 MNA हैं और अनगिनत MPA हैं, वो उसी फैमिली तो छोड़ें, उसी न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ और सिर्फ अपने सरबराहों को तकर्रर कर सकते हैं। अब ये इम्कानात हैं कि बेगम काबिल एहतराम बेगम कुलसूम नवाज साहिबा पार्टी की नई सदर मुंतखब होंगी। तो कंग्रेचुलेशन सर, आपको भी जी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मसला यहाँ पर जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब हम इस तरह का एक सख्त फैसला करते हैं या एक एक्शन लेते हैं, अब नवाज शरीफ साहब को अगर हटाया तो इसका मकसद ये होता है जो टेक्निकली या होना चाहिए कि इनकी जगह पार्टी में कोई और शख्स सामने आए। क्योंकि जब आप किसी को तब्दील करते हैं, अगर मैं टीम लीडर हूँ, मुझे चेंज किया जाता है, मेरी जगह भले आप मेरे से मांगे आ जाएंगे, आपका तर्ज काम करने का तर्ज मुख्तलिफ होगा, उसकी वजह से बहुत सी तब्दीलियां आएंगी। लेकिन यहाँ पर आप फैमिली में से ही उठा के ला देते हैं। लेकिन बाकिर साहब, इसमें आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, इसमें सर मैं अगर आपको जरा काउंटर आर्ग्यूमेंट बताऊं, काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को सरबराह देखना चाहते हैं, और अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब को सरबराह नहीं ला सकते तो सिर्फ और सिर्फ उसी घर से आप प्लीज आदमी को चुने। इस तरह मत करें, दाएं बाएं ना देखें। असद मसला यह है कि यहाँ पर जाती मुफादात हैं, क्योंकि शरीफ खानदान किसी दूसरे शख्स पर, इसी तरह ये शरीफ साहब के बारे में नहीं, जितने भी यहाँ सियासी घराने चल रहे हैं उनका वो किसी दूसरे पे एतमाद करने को ही नहीं तैयार कि वो उनके मुफादात का उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आप दूसरी फैमिलीज़ में भी देख लें, ये पूरे पाकिस्तान के अलावा यहाँ पे ये हमारे बर आज़म एशिया में, इंडिया में देख लें, उधर श्रीलंका में देख लें कि इस तरह के मसाइल चल रहे हैं। हमें ये इस ट्रेडिशन को तोड़ने की ज़रूरत है। जब तक ये जो ख़ानदानी या मुरूसी सियासत है ये एक लानत बनती जा रही है जिसमें हम घिरे हुए हैं। लेकिन ना जाने ये लोग ये समझते हैं कि बाहर से अगर आएगा कोई बंदा तो वो उस तरह से नहीं डिलीवर कर सकेगा। एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूं कि जब 2002 के इलेक्शंस के करीब उस वक्त के सदर ने एक लेजिस्लेशन की या रूल्स बनाए कि BA पास से कम कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनेगा, तो उन्होंने लोगों ने अपने हलकों में से ही, दूसरे लोग नहीं लाए, अपने बेटों बेटियों को आगे लेकर आए। हुआ यह कि वही सियासी खानदान उसी तरह से मौजूद है। हम अगर इन सियासी मसाइल में से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें इन जो सियासी खानदानों को, इस मोरूसी सियासत का जो स्ट्रैंगल होल्ड है, इसको तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, साथ में बाकिर साहब अगर दूसरी जानिब हम बात करें जमहूरी नज़रिए की और जमहूरी हीरो की, जो मियां नवाज शरीफ साहब का भी बयानिया बन गया है, मैं समझता हूँ सर, और मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आप इत्तेफाक करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा खुशकिस्मत शायद पाकिस्तान के कोई रहनुमा नहीं रहे। यानी जनरल ज़िया-उल हक साहब और जनरल जिलानी साहब के जो इतने मशहूर ज़माना प्रोटेजे थे, वो फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंटेरियन बन गए क्योंकि उनको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हटा दिया। और फिर वही मियां नवाज शरीफ साहब जिनके दौर में अदालत उज़्मा पे हमला हुआ था 1998 में, वो फिर से जमहूरी आइकॉन बन गए कि जी वो इस इस्टेब्लिशमेंट और अदालत के गठजोड़ के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो अब कहते हैं बार बार मुझे क्यों निकाला और मुझे गलत हटाया गया, और जब वो मुझे क्यों निकाला नहीं कह रहे होते तो फिर वो कह रहे होते हैं मुझे किससे निकाला। तो इसमें सर आपको लगता है कि उनका जो जमहूरी बयानिया है वो ज़्यादा मजबूत हो गया डिस्पाइट मेमो गेट, डिस्पाइट इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, डिस्पाइट जनरल जिलानी? मेरा ख्याल में वो हालात से फ़ायदा उठा रहे हैं इस वक्त। एक तो यह है कि उनका अल्टरनेटिव, उनका मुतबादिल कोई ऐसी अपोजिशन मौजूद, लीडरशिप मौजूद नहीं है। जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो मुकम्मल तौर पे तितर बितर हुई हुई है, लेकिन साथ साथ कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। जिस तरह से अब यह है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर के तौर पे है। या अब आप मरीम नवाज साहिबा को देखें कि हर जगह पे सोशल मीडिया कन्वेंशंस हो रहे हैं। पहले हमने रैलीज देखते हैं, अभी भी देखते हैं, मियाँ साहब करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया कन्वेंशंस हो रहे हैं जहाँ पे यूथ को इकट्ठा किया जा रहा है। कहने का यह है
कि ये जब नैरेटिव दिया जाता है तो बगैर किसी कटौती के, बगैर एडिटिंग के वो लोगों तक पहुंचता है। लोग क्योंकि जवाब ढूंढ रहे होते हैं, उनको फौरी तौर पे दस्तयाब हो जाता है। किसी ने इस तरह से पहले इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया। माजी में भी कुछ लोग मेरा ख्याल में सफ़र किया लोगों ने, लेकिन उन्होंने इस तरह से उसको इस्तेमाल नहीं कर सके। उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, लोग मीडिया पे रिलाई करते थे और उसके बाद मीडिया से जिस तरह से मैसेज जाते थे ट्विस्ट होके उनको। जी, परवेज मुशर्रफ साहब ने इस्तेमाल किया था। परवेज मुशर्रफ साहब तो फेसबुक पे इतने ज्यादा मशहूर थे, उनको लग रहा था कि मैं उसके बाद दूसरी बार सदर बन रहा हूं, और फिर उसका शायद 0.1% उनको एयरपोर्ट पे उनकी इस्तकबाल करने आया था। सिमिलरली मेरे ख्याल से इमरान खान साहब तो PMLN से भी ज्यादा पॉपुलर होंगे ट्विटर पे, लेकिन ट्विटर के अलावा शायद वो जमीनी हकायक में ट्रांसलेट नहीं हो पाया। नहीं असद, ये जो मैं आगे आ रहा था अभी कि जो सबसे ऊपर जो जिसे कहते हैं ना कि आइसिंग ऑन द केक है कि इन्होंने सब चीज़ को मैनेज बड़े अच्छे तरीके से किया। उन्होंने डिफाई कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो मैनेजमेंट है, जिस तरह से जलसे अरेंज हो रहे हैं, जिस तरह से उनका पैगाम लोगों तक पहुंच रहा है, वो बड़ा मुतासिर कुन है। इसमें से कि आप देखें कि लोग समझ रहे हैं कि उनको एक अल्टरनेट बयानिया मिल रहा है। लोग भूल जाते हैं कि मियाँ साहब पीछे क्या करते रहे। जिस तरह आपने खुद चंद चीज़ों का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट पर हमले का, मेमो गेट में जाके जब वो पहुंच गए, तो ये जो उनके अपॉर्चुनिज्म है ये तो हमेशा से साथ रही है। उनकी एरोगेंस भी है। अभी एरोगेंस का हाल ये है कि अभी उन्होंने अपने साथियों को टॉन्ट किया कि जी देखें, जो मुझे कहते थे कि आप GT रोड से ना जाएं, तो तमाम तर के बावजूद उनकी जो बुनियादी मसाइल हैं वो वहीं पर है, लेकिन उन्हें हालात कुछ फ़ायदा दे रहे हैं। मुल्क में एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट माहौल है, लोगों की शिकायत है, वो समझते हैं कि अब उनकी ये आवाज़ बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों कश्तियों के सवार होंगे अब, लेकिन कहाँ तक चल पाएंगे वो। अच्छा बाकिर साहब, असल में शॉर्ट टर्म मेमोरी तो मेरी भी बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से लोग ये तो भूल सकते हैं कि उन्होंने माजी में क्या कुछ किया, क्योंकि हर आदमी इवॉल्व होता है, हर आदमी तब्दील हो जाता है। अगर पहले अंधेरे में था तो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आ सकता है। जो मुझे बात थोड़ी सी अजीब लगती है वो ये है कि लोगों को ऐसे लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी ही हुकूमत के कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं। तो ये जब तजाद मुझे समझ आ जाएगा तो उस पर शायद हम मज़ीद बात करेंगे। अगले हिस्से में बात होगी पंजाब हुकूमत की और पाकिस्तान की करप्शन स्टैंडिंग की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। मुल्क भर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ब्यूरोक्रेट्स ने गम और गुस्से का इजहार किया जब साबिक LDA के डायरेक्टर जनरल चीमा साहब की गिरफ्तारी हुई नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के हाथ। सवाल मेरा ये है बाकिर सजाद साहब कि क्या किसी को भी इन अजीम ब्यूरोक्रेट्स के एहसासात तो जज्बात का नहीं पता? उनको पता नहीं था कि उनके दिल दुखेंगे जब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इस तरह हरकत में आएगी? उनको ये नहीं पता था कि वज़ीर आला पंजाब साहब इनको करप्शन के गढ़ का करार दे चुके हैं? अभी ये क्या हो रहा है पंजाब सूबे में? आज आपने सुन लिया होगा कि पंजाब हुकूमत की काबीना का इजलास हुआ जिसमें एक नुकाती एजेंडा था कि ये आज चीमा साहब की गिरफ्तारी और उसकी बिल्कुल ऐसे ही मैंडेला थे वो। मसला मैं जो इसको देख रहा हूँ वो और तरीके से देख रहा हूँ कि जहाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केसेस का फैसला आने वाला है, जहाँ पर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर की मुद्दत का तयन होने वाला है, तो ये उनके इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है कि ये आज चीमा साहब उनके जिसे कहते हैं ना ब्लू आइड शरीफ फैमिली के वहाँ पे ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट थे। इन्हें जब ये डिप्टी सेक्रेटरी थे तो इन्हें आउट ऑफ द टर्न जाके सेक्रेटरी लगा दिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट का। ये उनके सारे मामलात देखते थे। इसी तरह फवाद साहब के बारे में तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। 3-4 और ब्यूरोक्रेट्स के नाम आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आप जो मजबूत बयानियाँ जैसे देख रहे हैं उसके पीछे जो फोर्स है ना, जैसे आप इफ्तिखार चौधरी साहब का आपको याद दिलाऊं, जब वो निकले थे तो कहते हैं कि जी जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निकाला गया तो किसी ने उनको थपकी दी थी कि आप निकले, हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो गैबी इमदाद आती है वो काफ़ी हद तक इन ब्यूरोक्रेट से आती है। एक दफ़ा इनमें खलबली हो गई, अगर इन पर हाथ डल गया और इनमें ये परेशानी हो गई तो वो शायद मसाइल उस तरह
जिस तरह की सूरत हाल आप इस तरह देख रहे हैं उस तरह की ना रहे, मसाइल उनके लिए बढ़ जाए मियाँ साहब के लिए। इसीलिए अब ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सियासतदानों की तरह मुश्किलें और सऊबतें नहीं सह सकते, तो वो बहुत जल्द अपना खुल जाते हैं। खैर ये बात मुझे इंतहाई तशवीशनाक लगी, क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेट्स एक ऐसी क्लास थी जिन पे ना कोई उस तरह की कार्रवाई होती थी, ना कोई डिसिप्लिन किया जाता था, ना कोई शफाफियत से उनकी तरफ देख सकता था। एक ऑसिफाइड किस्म की क्लास होती थी, ना कोई उनके नाम जानता था क्योंकि वो कभी खबरों में तो आते नहीं है। सर ये एक ख़ास तरह का तबका था। और अब जो हमें चीमा साहब के बारे में इतनी अच्छी रिपोर्टें मिल रही हैं कि वो इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट थे, इतने ज़्यादा सुबह से शाम वो मेहनत मुशक्क़त करते थे पंजाब की खुशहाली के लिए, और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने कितना ज़्यादा जुल्म किया कि मेरे ख्याल से लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और तज्ज़ियाकार भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन उसको छोड़ के बाकिर साहब, अगर मैं दूसरी आपको मुबारकबाद देता चलूँ कि पाकिस्तान 5 पोजीशंस इम्प्रूव हुआ है करप्शन की फहरिस्त में, जो ये एंटी करप्शन के इंडेक्सेस हैं। अब यही मुस्लिम लीग नवाज आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में क्या कुछ नहीं कहती थी, उनको करप्शन के साथ सिनोनिमस ठहराती थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी कतरा कतरा दरिया, और हम पूरी तौर पे क्रेडिट लेते हैं कि पाकिस्तान की इस हद तक इम्प्रूवमेंट हो पाई। ये असद आप भी जानते हैं कि ये कोई मेयर नहीं है, ये किसी तरह से उसको नापता नहीं है कि कितनी करप्शन हुई है, ये परसेप्शंस पे बेस्ड है, ये लोग कैसे देखते हैं ये उस पर बेस्ड है। अच्छा, इसमें भी फ़र्क आ जाता है, अगर आपके नज़दीक पुलिस का एक डिफरेंट इमेज होगा, एक गरीब आदमी जिसको पुलिस जिसके साथ और तरीके से पेश आती है उसके सामने और होगा। असद जाते हैं तो कहते होंगे जी बैरिस्टर साहब आ गए हैं, उनको कुर्सी भी पेश करते हैं, उनको जो भी उनका मसला है फौरी तौर पे हल करते हैं। एक कोई जाता है कोई गरीब आदमी जो किसी मैकेनिक की दुकान पे या बेरोजगार है, उसको थप्पड़ भी लगते हैं, उसके नज़दीक डिफरेंट परसेप्शंस होंगे। दूसरा, जिन लोगों से ये लेते हैं वो कोई एक्सपर्ट्स नहीं होते, हर आदमी का अपने बायसेस हैं, वो उसके हिसाब से बताता है। तो मैं इसके जो आपकी रेटिंग्स हैं इनको बिल्कुल क्रेडिबल नहीं समझता, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक PR एक्सरसाइज हो सकती है। बाकिर साहब देखें, जब कोई पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात कर रहा हो, जब कोई चले बेशक 5 भी नहीं अगर इम्प्रूवमेंट हो रही हो, तो उस चीज़ को गले लगाना चाहिए। और उसकी वाकई में इसको कहते हैं, ये पाक पॉजिटिव कहते हैं इसको। ऐसी कहानियाँ मज़ीद हमें नुमायाँ करनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद साहब को अपनी भी राय से आगाह कीजिएगा ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए, और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।